Hello guys, welcome back to my channel. Today we are discussing the new topic of chapter 9 financial management, that is the chapter of class 12 and very important chapter. ये चैप्टर जहाँ तक जितना डिफ़िकल्ट लगता है उतना ही आसान भी है। बस इसमें कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर वाला एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा समझ नहीं आता, बट मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखते हैं, प्रीवियस 2 वीडियोस देखते हैं तो आपको पूरी तरह से वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आइए इसमें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, that is fixed and working capital, and this is the last topic of your chapter. Then the chapter is completed after this. So let's start. Fixed capital and working capital is our topic. The first is fixed capital. पहले हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल पढ़ते हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? जहाँ पर हम पैसा लगाते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से हो गई है, कोई बात नहीं, रेफर्स है, ठीक है। सो फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट। फिक्स्ड कैपिटल मेनली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करना। जो भी पैसा हम अगर लॉन्ग टर्म एसेट में लगा रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड आर फिक्स्ड कैपिटल। मान लीजिए मैं अपने बिजनेस में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करी है, डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। मैंने एक मशीनरी परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, या मैंने कोई प्लांट परचेज किया, इट इज़ कॉल्ड अ फिक्स्ड कैपिटल। उनको क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। अब फिक्स्ड कैपिटल को हम अपनी कंपनी के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स around allocation of firms capital to different projects or assets with long term effect for the business. फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज कैसे करना है, उनका एलोकेशन कैसे करना है। अगर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, कोई प्लांट, कोई मशीनरी, कोई भी एक नया प्रोजेक्ट अगर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी है, जो फिक्स्ड कैपिटल है उसको हमें मैनेज करना आना चाहिए कि हमें कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। जहाँ पर हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल यूज़ कर देते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। तो एलोकेशन भी ज़रूरी है कि ये भी देखना रिसोर्सेज का अभी कहाँ कहाँ यूटिलाइज है। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होगा? हमारे जो नेचर्स हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं बिजनेस के। कई बिजनेस होते हैं ट्रेडिंग कंसर्न के, कई होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के। अगर तो बिजनेस ट्रेडिंग कंसर्न है तो उस टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी, तो हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी। अगर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें ज़्यादा चाहिए होगी। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल को ज़्यादा मान के चलेंगे। फिर नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन में क्या है कि अगर बिजनेस हायर लेवल पर है, हाई स्केल पर है, तो उसे बड़े बड़े प्लांट्स की ज़रूरत होगी, बहुत सारा स्पेस की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगी। फिक्स्ड कैपिटल विल बी मोर इन दिस केस। इफ़ देयर इज़ अ स्मॉल बिजनेस तो फिक्स्ड कैपिटल इज़ लेसर इन द अमाउंट, कम होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ टेक्निक। किस टाइप की टेक्निक आप लोग यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के अंदर? बिजनेस के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी हो सकती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स भी हो सकती हैं। अगर तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लेबर पे ही काम चल रहा है, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ेगी। लेकिन अगर हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो उसमें नई नई मशीनरीज आती हैं, कई मॉडर्न टेक्निक्स आती हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी बढ़ गई। ठीक है, बहुत फास्टर पेस में आजकल टेक्नोलॉजी जो है बहुत जल्दी बढ़ती जा रही है।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इन द केस ऑफ फिक्स्ड एसेट. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर बिकम ऑब्सोलीट फास्टर एंड आर रिप्लेस्ड मच सूनर देन दे सेव फर्नीचर. सो जो कंप्यूटर हैं वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, उनकी टेक्नोलॉजी नए नए आने लग जाते हैं. तो इसके लिए भी हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. अगर हमारा जिस टाइप का बिजनेस है, कंप्यूटर्स का बिजनेस है, तो समझिए हर बार एक नया वर्जन आ ही जाता है. अगर कोई मशीनरी है, हमें कोई और वर्क है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है उसी तरह से ही आपकी फिक्स्ड कैपिटल जो है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लग जाएगी. फिर नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. अगर तो जो बिजनेस है वो हायर ग्रोथ पर है तो कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी. अगर हाई ग्रोथ पे जाए जा रहा है, उसकी ग्रोथ हो ही जा रही है, तो आपको और मटेरियल लाना पड़ेगा और सारा चीज़ें करनी पड़ेंगी. तो इसकी वजह से जो फिक्स्ड कैपिटल है वो ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन यानी एक फर्म जो है वो बहुत सारे रीज़न से डाइवर्सिफिकेशन करती है. मान लीजिए, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, अ टेक्सटाइल कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग एंड स्टार्टिंग अ सीमेंट मैन्युफैक्चर प्लांट. एक टेक्सटाइल कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लग गई. तो इससे क्या होगा, अगर वो डाइवर्सिफाई कर जाती है, एक को छोड़ के दूसरे काम को करने लग जाएंगी, तो उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है. फिर नेक्स्ट इज, ये हम लोग सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि कब कब हमें फिक्स रिक्वायरमेंट, कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे कैसे और कब कब चाहिए होती है, किस टाइम पे हमें अलोकेट करना चाहिए रिसोर्सेज का. ठीक है. फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स. फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स हैं तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम पड़ सकती है, कई बार ज़्यादा भी पड़ सकती है. मान लीजिए मुझे एक प्लांट चाहिए, कोई एसेट चाहिए, अगर तो वो मुझे रेंट पे मिल जाती है तो क्या होगा, मुझे इतना बड़ा जो अमाउंट होगा उसका वो पे नहीं करना पड़ेगा. तो मेरे को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं कम हो सकती है. लेकिन अगर मुझे पूरा का पूरा ह्यूज अमाउंट उसका पे करना पड़ता है, कोई मुझे रेंट पर नहीं मिलता, तो डैट इज मीन्स कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट उस टाइम मुझे ज़्यादा होगी. यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, व्हेन एन एसेट इज टेकन ऑन लीज. लीज मतलब होता है रेंट. अगर रेंट पर लिए जाते हैं, द फर्म पेज लीज रेंटल्स एंड यूजेज इट. फर्म जो है उसका रेंट धीरे धीरे पे करती रहेगी और यूज़ करती रहेगी. बाय डूइंग सो इट अवॉइड्स ह्यूज सम्स रिक्वायर्ड टू परचेज इट. यानी यहाँ पर क्या होगा, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट मुझे देना चाहिए था वो मेरा बच जाएगा. फिर नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटीज, दस में रिड्यूस द फंड्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट. वही बात है कि मेरा फिक्स्ड एसेट का जो फंड था वो बच जाएगा, थोड़ा बहुत मेरा फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो जाएगी. देन द लास्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना. ठीक है. अगर दो कंपनीज एक ही टाइप का काम कर रही हैं, अगर वो जॉइंट होकर काम करती हैं तो उनको और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है. आधी फिक्स्ड कैपिटल और उसकी होती है, आधी फिक्स्ड कैपिटल उसकी होती है, तो एक साथ बर्डन नहीं पड़ता फिक्स्ड कैपिटल का. ये एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एग्जांपल दिया था. बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल क्या है, अ बैंक में यूज़ another ATM or some of them may jointly establish a particular facility. This is feasible if the scale of operation of each one of them is not sufficient to make full use of this facility. Such collaboration reduces the level of investment in fixed assets for each one of the participating organization. यानी जो ATMs होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि ATMs में जाओगे तो वो सिर्फ HDFC बैंक का ही लगेगा या फिर आंध्रा बैंक का ही लगेगा, हर किसी का भी लग सकता है. ठीक है. तो एटीएम की हेल्प से आप कोई भी कार्ड, किसी भी बैंक का कार्ड यूज़ कर सकते हैं और अपना विड्रॉ करा सकते हैं. तो ये फैसिलिटी एटीएम में ये नहीं होगा कि अलग अलग होती है. तो ये सारे क्या हैं, इन सारे बैंक्स ने मिलकर एक एटीएम बना दिया, जिससे क्या हुआ, उनका जो फिक्स्ड एसेट का जो बर्डन था, जो इन्वेस्टमेंट थी, वो क्या हो गई, कम हो गई. फिर नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो डे टू डे वर्क करती है उसके लिए जो कैपिटल या उसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट फंड विल बी कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. जैसे दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट्स स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. जो भी डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको करेगी, तो दैट इज
वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल्स क्या है करंट एसिड्स के? दैट इज एसेट्स, नॉट एसेट्स, दैट इज एसिड्स। एसिड्स आर कैश इन हैंड, कैश इन बैंक हो गया, कैश एट बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल रिसीवेबल्स, डेटर्स, डेटर्स को, फिर फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, वर्किंग इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब के लिए उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो डैट डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी हम करते हैं, जिस फंड से करते हैं, डैट फंड भी विल बी कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अगर हमें नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो नेट वर्किंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला है? नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। सी ए मीन्स करंट एसेट्स एंड सी एल मीन्स करंट लाइबिलिटीज। व्हाट इज करंट एसेट्स एंड व्हाट इज करंट लाइबिलिटी? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं, जैसे ये दे रखी है हमारे डेटर्स हो गए, हमारे रॉ मटेरियल, यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ स्मॉल टाइम पीरियड के बाद वो हमारी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, कहीं भी ना कभी हमारे जो डेटर्स होंगे वो आके हमें पैसा पे कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज। क्या होती हैं? करंट लाइबिलिटीज आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशंस विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर हम उनको पेमेंट कर देते हैं, सच एज बिल रिसीवेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, हमारे एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पहले ही एडवांस में कुछ पैसा ले लिया था, तो ये सारी करंट लाइबिलिटीज हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कैसा नेचर है? ठीक है, अगर तो बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग कंसर्न है तो उस समय हमें वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ेगी। फिर नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस। किस टाइप का स्केल है? यानी हायर स्केल पर है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर लोअर स्केल पर है तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फिर नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल अगर तो बूम पीरियड है, बूम पीरियड कौन सा पीरियड होता है? जहाँ पर आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, प्रॉफिट्स अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, दैट इज कॉल्ड बूम पीरियड। अगर तो बूम पीरियड है तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन अगर आपका रिसेशन पीरियड है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। फिर नेक्स्ट इज सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। अगर तो पीक सीजन है, पीक सीजन मान लीजिए हाईएस्ट सीजन हो गया, जैसे कि अगर मैं कहूँ माउंट एवरेस्ट पे कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की पीक पर जाना है, पीक यानी उस ऊंचाई तक जाना है, अगर तो ऊंचाई वाला सीजन है तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। और अगर हमारा लीन सीजन है, थोड़ा ठीक ठाक कम सा सीजन है, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या है? प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है कि आपको आपका रॉ मटेरियल कितने टाइम में मिला और उसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में। उस टाइम का जो टाइम बचा रॉ मटेरियल मिलने के बाद जब तक आपने कन्वर्ट किया, ये जो बीच का टाइम है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल, कि आपने कितना प्रोडक्शन साइकिल यूज़ किया है। यानी अगर लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपने, तो उस टाइम पर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल है आपका, बहुत जल्दी से सामान कन्वर्ट हो जाएगा आपका फिनिश गुड में, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन नेक्स्ट इज क्रेडिट अलाउड एंड देन नेक्स्ट वन इज क्रेडिट अवेल्ड। ये दोनों सेम टू सेम से कई बार लगते हैं। क्रेडिट अलाउड का क्या मतलब होता है कि आपने अपनी कंपनी, आपकी कंपनी है मान लीजिए, आपने किसी को क्रेडिट पर कुछ सामान दे दिया, उसको अलाउ कर दिया कि हाँ आप में से क्रेडिट पर सामान ले जाएंगे, तो उस टाइम पर अगर आपने लॉन्ग टर्म क्रेडिट दिया है, आपने बोला कि मैं बहुत लॉन्ग, मतलब मान लीजिए 2-3 साल के लिए उसको क्रेडिट पर सामान दे दिया, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि उसके पास से पैसा नहीं आएगा तो आपको अपने पास से पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है,
फिर अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया है 1-2 महीने या 1 साल के अंदर, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्रेडिट अवेल्ड में क्या है कि जो आपके क्रेडिट हैं, आपको क्रेडिट मिला, आप कहीं से भी अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उन्होंने बोला कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएं। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्रेडिट अवेल्ड कर दे तो आपको शॉर्ट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़्यादा की नहीं पड़ेगी। अगर वो आपको शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उस केस में ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है? अगर मान लीजिए आप जो भी काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं कंपनी के, कि वो सेल इंक्रीज करना चाहती है, सारे रॉ मटेरियल लेकर आती है, फिर अपनी सेल पर इन्वेस्ट करती है कि धीरे धीरे फिनिश गुड बनाती है, फिर उसको सेल करने के पर्पज से ही तो बनाती है। तो अगर आपकी सेल बहुत जल्दी जल्दी हो रही है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। क्यों? सेल फटाफट हो रही है, अब आपने नए गुड्स बनाने हैं तो आप फटाफट से रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, फिनिश गुड्स के लिए प्रोडक्शन साइकिल का भी ध्यान रखेंगे, एवरीथिंग, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। अगर आपकी जो सेल है वो धीरे धीरे हो रही है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। इसमें सब में ही यही बताना है कि आपको किस टाइम पर डेप्ट की ज़रूरत है, या पूरे चैप्टर में यही था कि ज़्यादा पढ़नी है कम पढ़नी है। फिर नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको बहुत टाइम पर गुड मिल जाते हैं, देखो इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, समझिए। इन एडिशन the time lag between the placement of order and the actual receipt of the materials, also called lead time। टाइम बिटवीन की प्लेसमेंट ऑर्डर हुई है, मान लीजिए कि आपने कहीं पर ऑर्डर मंगाया था, ठीक है, आपकी एक कंपनी है, मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपके पास कोई एक ऑर्डर आया है। अब उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपको टाइम मिलता है, और ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद जब आप वहाँ पे मटेरियल देने जाते हैं तो जितना आपको उस बीच टाइम मिला है दैट इज़ कॉल्ड लीड टाइम। अगर तो टाइम लार्जर द लीड टाइम लार्जर होगा तो लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी यूज्ड, तो लार्जर क्वांटिटी की मटेरियल यूज होगी, एंड द लार्जर शॉल बी द वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी लार्जर होगी। अगर ये स्मॉलर होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी स्मॉलर होगी। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में क्या है? अगर इफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंसर्न इज परसीव्ड टू बी हायर, इट विल बी रिक्वायर लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और अगर बिजनेस की ग्रोथ कम हो सकती है तो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। फिर नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कंपटीशन। जिस हिसाब से आपका कंपटीशन है, जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती रहेगी। फिर नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का टाइम आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया 5%, ठीक है। अब 5% बढ़ने पर जो आपका रॉ मटेरियल है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे उसमें भी तो इंक्रीजमेंट आएगी। तो उसकी वजह से आपके रॉ मटेरियल में इंक्रीजमेंट आई, आपकी कॉस्ट जो लेबर कॉस्ट है मान लीजिए उसमें इंक्रीजमेंट आई, तो इनडायरेक्टली आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई। तो उसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन नहीं होता है, डिफ्लेशन का टाइम होता है, ये तो सिर्फ आपका इन्फ्लेशन का पॉइंट है, मैं सिर्फ डिफ्लेशन के बारे में बता रही हूँ। डिफ्लेशन में अगर डिफ्लेशन टाइम है आपका, कोई इन्फ्लेशन टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ेगी। यहाँ पर मेनली इन्फ्लेशन पे आपने ये लिखना है, जैसे जैसे प्राइसेस राइज होते जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा और लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। तो जो फिनिश्ड गुड जो बनकर आएगा उसमें भी वो इंक्रीजमेंट प्राइस होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उस प्रोपोर्शन में वो ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो मेरी सारी वीडियोस ज़रूर देखें।
एवरी चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन NCERT। हर एक चैप्टर मेरे NCERT के ऊपर बेस्ड है। साथ में NCERT की बुक खोल के बैठ जाएं और बहुत अच्छे से पढ़ें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वहीं से ही मिलेंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और प्लीज़ सबके साथ शेयर भी कर देना। एंड बाय बाय।